हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत कंटिन्यूसली चल रही होगी। तो हम आपके एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 7 के एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं आज। जो आपका थर्ड चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें देखेंगे कि ज्योग्राफी के कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट को। हाँ दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हम मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इंक्वायरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका स्थल मंडल है अनेक तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जो आपका स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों पृथ्वी की गतियां कितनी हो सकती हैं, जिसमें आपका है एक अंतर्जनित बल, आपका है एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में देखेंगे आपका आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में आपका हो गया भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। फिर पटल विरूपण बल में आपका हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। वहीं आपका बहिर्जनित बल में देखेंगे अपरदन और निक्षेपण, नदी या बहता जल। फिर आपका पवन, फिर आपका समुद्री तरंग, फिर आपका हो गया हिमनद। है एंडो अंतः एक्सो बाह्य। एंडो अंतः एक्सो बाह्य। प्लसजेनिक यानी कि उत्पत्ति। एंडोजेनिक यानी अंत एंडोजेनिक में यानी अंत उत्पत्ति। फिर आपका हो गया एक्सोजेनिक में बाह्य उत्पत्ति। इसमें आपको ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। ज्वालामुखी भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें देखें कि क्या क्या आप निकल सकता है इसमें।
गैसें व राख, फिर आपका क्रेटर, फिर आपका इसमें निकास वेंट, फिर लावा, फिर आपका परपटी, मेटल, फिर है इसमें मैग्मा कोस्ट, मैग्मा कोस्ट, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 भू परपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से जहाँ आपका उद्गम के ये देख लीजिएगा, यहाँ आपका जहाँ आपका उद्गम केंद्र यानी भूकंप जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, जो उसका निकटतम स्थान होगा उसको आप अधिकेंद्र का नाम दीजिएगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर हम आप देख सकते हैं इसमें प्लेट सीमा, फिर है अधिकेंद्र, फिर है भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। यहाँ देख सकते चित्र, यहाँ बहुत अच्छा चित्र दिया गया है। इसमें देख सकते हैं आप उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है? पी तरंगे तथा अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास किया। ये 3 तरंगे आप ध्यान में रखिएगा। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, इसके उपयोग आगे देखेंगे इसके बारे में। और एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, वह एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन आप देखेंगे, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं। फिर आपके तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना इत्यादि। ये देख सकते हैं आप फोटो को कि किस प्रकार गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई है। गुजरात का फोटो है।
फिर आपका इसमें मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपरदन नामक आपका है अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य में देख सकते हैं, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब आपका नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जो सांप की तरह चलने लगती नदियाँ, जो आपका विसर्प रूप कर सकते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे आप चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी व पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। इसमें आपका एक टास्क है, बेसिकली कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर आपका है ये मुख्य नदी वितरिका। ये मुख्य नदियां हैं, ये वितरिकाएं हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसमें समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है।
इसमें आपका है स्टेग हो गया, तटीय मेहराब हो गया, फिर आपका ये समुद्री गुफा वगैरह, फिर आपका ये समुद्री तरंग के कार्य। इसमें देख सकते हैं आप समुद्री तरंग के अपरदन व निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। फिर आपका इसमें देखेंगे हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखते होंगे बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर आपका झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। फिर आप देखते हैं हम लोग इसमें पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीबे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इनको बालू टीबा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट हो गया है। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिएगा।
यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर, और कोई कंटेंट अगर लाना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।